गुड इवनिंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। बेटा आज हम दोबारा से आए हैं 25 डेज प्लेज में अपनी। आज हम 25 डेज प्लेज का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हमने अभी रिसेंटली कौन सा चैप्टर किया था? रिटायरमेंट किया था। आज हमें करना है डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन का चैप्टर हमें करना है। ये चैप्टर हमारा बोर्ड में आएगा, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब होता है कि किसी भी फर्म का बंद हो जाना। ठीक है ना, किसी भी फर्म का बंद हो जाना, बंद हो जाना। ठीक है, अब बंद होती क्यों है फर्म? कोई भी इसलिए बंद होती है या तो उसको कोई लॉस हो रहा हो या पार्टनर्स अब उस बिजनेस को रन करना नहीं चाह रहे हैं और पार्टनर्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि वो अब वो बिजनेस को रन नहीं करेंगे। और जब उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो वो क्या करने लगते हैं? अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज पे करते हैं। देखो, जब कोई भी बिजनेस बंद होगा तो पहला स्टेप क्या रहता है? उसकी लाइबिलिटीज पे करेंगे। क्या करेंगे? लाइबिलिटीज पे करेंगे। लाइबिलिटीज पे करेंगे का मतलब होता है कि जितने भी हमारे फर्म के ऊपर उधार हैं, जिस जिसके भी उधार हैं, पहले उधार पे करोगे। उधार पे करने के बाद या पहले एसेट बेच दो, उसके बाद उधार कर पे करो। दूसरे नंबर पे क्या आता है? एसेट को बेचेंगे। एसेट को बेचेंगे। एसेट्स एसेट्स को बेचेंगे। बाइलिंगुअल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। पहले नंबर पे हमें दो काम करने होते हैं डिसोल्यूशन के अंदर। पहले हमें सारी लाइबिलिटी पे करनी है, जो हमारे जब हमारा बिजनेस चल रहा था तो उस दौरान हमने कितने उधार लिए होंगे, कितने व्यक्तियों से उधार लिया होगा, उस उधार को हमें चुकाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है कि हमें सारे अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। जब मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया तो अब मुझे बिजनेस, जब बिजनेस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मैं बिजनेस के एसेट्स का क्या करूंगा? तो मुझे बिजनेस के एसेट्स भी अपने सेल आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दो काम करने होते हैं। अब डिसोल्यूशन में देखो, रेशो का कोई सीन होता ही नहीं। ठीक है, कोई सीन नहीं होता इसमें रेशो का। ओल्ड रेशो ही सारा सीन रोल प्ले करता है। ठीक है, ओल्ड रेशो ही सारा रोल प्ले करता है। सारा कुछ सेम है इसमें, एडमिशन से लेके रिटायरमेंट तक सारा कुछ सेम रहेगा। एडजस्टेड कैपिटल इसमें नहीं होता। ठीक है, अब इसमें होता क्या है सर? इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सेम रहेगा। अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं हमें इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। इस वाले अकाउंट में हम करते क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप नाम लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे नंबर पे आता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनर्स अकाउंट से आपकी पहले ही फैमिलियरिटी है, एडमिशन में भी किया था ये, और ये हमने रिटायरमेंट और डेथ में भी किया था। इसके बाद बेटे यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती। बैलेंस शीट नहीं बनेगी तो क्या बनेगी सर? तब तो यहाँ पे हमारा बनता है बैंक अकाउंट। ठीक है, हमारे रियल डिसोल्यूशन के चैप्टर में हमें तीन चीजें प्रिपेयर करनी है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। और अगर आप मेरी माने तो सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये इस बुक का, रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें सिर्फ बनाने के लिए आता है। या रियलाइजेशन की जर्नल आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट की या तो जर्नल आ सकती है, जर्नल एंट्री, या फिर आपको डायरेक्टली वो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए दे देगा, या तो जर्नल एंट्री या रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, इन दो में से एक चीज मिलेगी। ठीक है, पार्टनरशिप ऑलमोस्ट मैंने पूरी करा दी, ये मेरा लास्ट चैप्टर है पार्टनरशिप का। ठीक है, इसको पूरी कराने के बाद हम अपने वही कैश फ्लो वाले चैप्टर पे आ जाएंगे। चैप्टर्स के बेसिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत कम टाइम बचा है। अब जितने भी फालतू की हरकतें हैं उनको करना बंद कर दो। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है ना, ये जो तुम्हारी दोस्ती वगैरह चल रही है, ये दोस्ती बाद में भी कर लोगे। ठीक है, जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह बनाते हो ये बाद में भी बना सकते हो, 12th पास कर लोगे तो। वरना क्या होता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो पास कर लेगी, तुम हो जाओगे फेल, क्या फायदा? ऐसे ही मैं गर्लफ्रेंड्स के लिए भी बोल रहा हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड पास हो जाएगा, तुम फेल हो जाओगी। ठीक है, मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो हमें क्या करना है? हमें पहले अपना फ्यूचर देखना है।
एटलीस्ट 12th तो पास कर ले। अगर 12th पास नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलती है, ठीक है। और फार्मर्स को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो जमीन पे रहते हैं, ठीक है ना। और जिनको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो एटलीस्ट उन्हें 12th पास करनी पड़ेगी एट एनी कॉस्ट। 60% तो बेटे मिनिमम हो गया है, 60% आपको लानी है। और अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 90s में लानी पड़ेगी, ठीक है ना, 90s में लानी पड़ेगी। 99.99 भी आती है। तो अच्छे से पढ़ाई में मन लगाओ अपना, जब तक पढ़ाई नहीं करोगे पास नहीं हो पाओगे, मैं कह रहा हूँ इस बात को। तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। 25 डेज की जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, इसमें जितना पढ़ लोगे मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे। रिवाइज करो, पढ़ो, और 25 से 27 नंबर बेटे जो अभी तक नहीं पढ़े ना, 25 डेज प्लस को देख के उनके 100% आ जाएंगे। मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। 27-28 नंबर बहुत बड़ी बात नहीं होती। ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। एडमिशन में मैंने एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक बताया था, और रिटायरमेंट में भी मैंने एडजस्टेड कैपिटल का टॉपिक बताया है। चीजों को अच्छे से करना है। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह, ये सब अकाउंट आपको मैंने बनवाए हैं। अब ये वाला चैप्टर भी 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, तो ये हमारी पार्टनरशिप तो ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई है, ठीक है। पार्टनरशिप के बाद फिर दोबारा से मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली बुक में आऊंगा। कैश फ्लो कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद कॉमन साइज कंपेरेटिव, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो बेटे हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 25 डेज प्लान मैंने चलाई है, ये मैंने सिर्फ उन एवरेज स्टूडेंट्स के लिए चलाई है जो अभी तक जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो अकाउंटिंग रेशियो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देगा, तो इसलिए अकाउंटिंग रेशियो मैं नहीं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इतना नोट करो, आगे इसका फॉर्मेट बताता हूँ। अब देखो कौन सा फॉर्मेट बना रहे हैं अब हम बना रहे हैं रियलाइजेशन का फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट पता होना चाहिए क्योंकि जब भी हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमें पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी हम जनरल बना पाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट की समझ होगी तभी जनरल बना पाओगे। तो पहला स्टेप क्या करना है, इसमें हमें सारे एसेट्स के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू ऑल एसेट्स, ठीक है सर, लिख दिए ऑल एसेट्स। लेकिन कौन से एसेट्स नहीं लेने, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैश, कैश नहीं लेना, बैंक नहीं लेना, ठीक है। ये दो एसेट्स मुझे नहीं लेने हैं। अब कौन से एसेट्स लेने हैं, लैंड ले सकते हो, बिल्डिंग ले सकते हो। एसेट्स के नाम आपने बहुत सारे पढ़े हैं तो आप यहाँ पे वो ले सकते हो, ठीक है। अब कोई कोई बच्चा बोलेगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा रहता है बैलेंस साइड की साइड, तो हमें वो भी नहीं लिखने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं लिखना अगर वो एसेट साइड लिखा है। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी लिखा रहता है, हमें वो भी नहीं लिखना है यहाँ, ठीक है। कौन सा नहीं लिखना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी नहीं लिखने। ये वो आइटम है बेटे जो नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये वो नहीं बता रहा मैं जो लिखने हैं। सारे एसेट्स लिखने हैं मगर कौन से नहीं लिखने, कैश, बैंक, प्रॉफिट और लॉस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमें छोड़ देना है, ठीक है। सारे एसेट्स लिखने हैं। यहाँ पे फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बाई ऑल लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज जो भी हमारी बैलेंस शीट में लिखी हुई होंगी पहले हमें वो लिखनी है। यहाँ पे क्या नहीं लिखना है, एक्सक्लूडिंग बता रहा हूँ मैं, एक्सक्लूडिंग रिजर्व्स, रिजर्व्स नहीं लिखेंगे। रिजर्व्स के अलावा और क्या नहीं लिखेंगे, हमारे पार्टनर से रिलेटेड जो भी प्रोविजन वगैरह होंगे वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। और क्या नहीं आएगा इसमें, इसमें पार्टनर का लोन नहीं आएगा, इसमें पार्टनर का लोन नहीं आएगा, पार्टनर्स लोन नहीं आएगा। और क्या नहीं आएगा बेटे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी होते हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो सर लाइबिलिटी कौन सी आएगी इसमें, और लाइबिलिटी में बेटे हम क्रेडिटर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। क्रेडिटर्स ले लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके अलावा और क्या ले लेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। यहाँ पे मैं प्रोविजन ऑन ऑन डेटर्स ले सकता हूँ, प्रोविजन ऑन डेटर्स, डेटर्स पे जो भी प्रोविजन बनाया होगा वो ले सकता हूँ। आउटसाइडर लाइबिलिटी ले सकता हूँ, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है। आउटसाइडर की लाइबिलिटी भी ले सकते हैं। ये चीजें हमें नहीं लेनी, जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है ना, ये चीजें हमें अवॉइड करनी है। चीजें कौन सी लिखनी है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ठीक है। ये चीजें हमें लेनी है। तो देखो पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या है, डेबिट साइड पर सारे एसेट्स लिखने हैं, एसेट्स लिखने हैं सारे एसेट्स लिखने हैं मेरे भाई, ठीक है ना। सारे एसेट्स लिखने हैं तो कौन सी साइड लिखेंगे, एसेट्स लिखने हैं बैलेंस शीट में से देखकर, बैलेंस शीट में से देखकर बैलेंस शीट में से देखकर सारे एसेट लिखने हैं। और कौन कौन से नहीं लिखने, कैश, बैंक नहीं लिखने, ठीक है। पहला स्टेप तो हमारा यही हो गया कि हमें एसेट लिखने हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर 2 में हो जाएगा सारी लाइबिलिटीज सारी लाइबिलिटीज लिखनी है। मैंने आपको बताया कौन कौन सी लाइबिलिटी छोड़नी है, सारी लाइबिलिटी लिखनी है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। अब कौन सी नहीं लिखनी, देखो ये वाली नहीं लिखनी जो मैंने लिखवाई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई रिजर्व्स नहीं लेना, रिजर्व्स के अलावा हमें कोई भी पार्टनर का लोन नहीं लेना, पार्टनर का लोन नहीं लेना, ठीक है। देखो जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको लिखवाई हैं, पार्टनर का लोन नहीं लेना, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या होने वाली है मेरे पास, तीसरा स्टेप क्या होगा मेरा, तीसरा स्टेप मेरा ये होगा कि अब मैं सारी लाइबिलिटीज यहाँ पे पेमेंट करूंगा। तो देखो जब भी मैं कोई भी लाइबिलिटी पे करूंगा, और एडजस्टमेंट में ये नहीं लिखा कि लाइबिलिटी ए ने पे करी या बी ने पे करी, सपोज दैट ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर, ठीक है, ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर। अगर लिखा है कि बी ने कोई लाइबिलिटी पे करी है तो बिल तो बी के नाम पे आएगा ना, तब तो हम बी का नाम लिखेंगे। लेकिन अगर किसी का नाम नहीं लिखा है एडजस्टमेंट में, तो ये मानेंगे कि जो बिल पे करा है वो बैंक के द्वारा पे करा गया है, हमें सिर्फ लिखना है बैंक, ठीक है ना, बैंक का लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है जो उनसे हमने लाइबिलिटी पे करी होगी, ठीक है ना, जो हमने लाइबिलिटी पे करी होगी, लाइबिलिटी पेड, जो भी लाइबिलिटी पे करी होगी वो यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे वो लिखेंगे बेटे जो, जैसे ए और बी पार्टनर है, ठीक है ना, बी ने ए से भी लोन ले रखा है, बी ने ए से लोन लिया है, बी ने ए से लोन लिया है ना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बी ने लोन लिया है सी से भी, सी से लोन लिया। अब आपने ध्यान से चेक किया होगा कि जब ए और बी, मैंने आपको पार्टनर बताए थे, ए और बी तो पार्टनर हैं, जब भी हम किसी अननोन बंदे से लोन लेते हैं या जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें बैंक का तो पहले चुकाना पड़ता है और हम अपने रिश्तेदारों का तो बाद में भी चुका सकते हैं। जैसे जो हमारा कोई बहुत ज्यादा खास बंदा है उसका तो मैं लोन बाद में भी चुका दूंगा, लोन मतलब उधार मान लेते हैं, रिश्तेदारों से तो उधार ही लिया जाता है, उसका उधार बाद में चुका दूंगा। पहले मुझे उसका उधार चुकाना पड़ेगा, जैसे मैंने बैंक से लिया या मैंने किसी अनजान आदमी से लिया तो पहले मुझे उसका लोन चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें क्या है, पहले आउटसाइडर की लाइबिलिटी पे करी जाती है। जैसे देखो, जैसे ए ने क्या किया, टू एज कैपिटल, ए ने किसी बाहर वाले व्यक्ति का, या नॉन पार्टनर भी बोल सकते हो, नॉन पार्टनर जो पार्टनर नहीं है, ए ने अपने कैपिटल अकाउंट से अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया, वाइफ का लोन। तो देखो इसकी जो वाइफ है वो फर्म की पार्टनर तो नहीं है, तो यहाँ पे ये इसकी प्रेफरेंस इसके लोन को पहले देगा। कोई भी बंदा अपने रिश्तेदार का पेमेंट कर सकता है लेकिन अपना नहीं कर सकता। वो इसने किसका पेमेंट किया, अपनी वाइफ का ही तो किया। इसका भैया होता तब भी कर देता, लेकिन अगर इसका लोन होता तो वो यहाँ नहीं आता। मैंने आपको लिखवा भी रखा है, पार्टनर का लोन नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो, ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड तो किया ही नहीं गया, अकाउंट बनाने पे पता चला कि भाई ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो इसकी भी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। डेबिट साइड ही पेमेंट करते हैं, इतना आपको मैंने बताया था। अब यहाँ पे भी ऐसे करना है। देखो इधर की साइड क्या करना है, इधर की साइड मुझे एसेट्स को बेचना है, मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिखूंगा एसेट्स, रियलाइज्ड, ठीक है ना। रियलाइज का क्या मतलब होता है, रियलाइज का मतलब होता है बिकना। क्या मतलब होता है इसका, बिकना, इतनी कीमत पे वो बिके हैं।
अगर एसेट्स को किसी पार्टनर ने नहीं खरीदा, जैसे कि ये दो पार्टनर है, अगर इन्होंने नहीं खरीदा तो हम लिखेंगे बाई बैंक। अब जैसे इन दोनों में से कोई एक एसेट खरीद लेता है, कोई भी एसेट खरीद लेता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाई बीज कैपिटल अकाउंट। जैसे बी ने कोई एसेट खरीद लिया तो बी ने अपने नाम ही तो करवाया होगा, तो बी के कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। और सपोज दैट बी ने स्टॉक ले लिया तो स्टॉक लिख लेंगे, बी ने स्टॉक ले लिया, स्टॉक टेकन, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच दिया तो वो भी यहीं आएगा, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट। अनरिकॉर्डेड एसेट को भी बेचेंगे यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, पहले यहाँ पे हमें लिखना होगा बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या बेच रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट बेच रहे हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट को बेच देंगे। इतना समझ में आया। किसी भी बाहर वाले बंदे का लोन पहले पे करेंगे, इसका मतलब अपने पार्टनर का तो नहीं करेंगे, आउटसाइडर लायबिलिटी पहले पे करेंगे। अब देखो स्टेप नंबर तीसरा क्या था इसमें, स्टेप थ्री क्या था, स्टेप थ्री था सारी लाइबिलिटी, सारी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के अमाउंट पर पे की जाएंगी, के अमाउंट पर पे की जाएंगी, की जाएंगी। अगर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है तो लाइबिलिटी तो एग्जैक्ट अमाउंट से पे करेंगे, तो लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी एग्जैक्ट अमाउंट से पे करेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट से पे करेंगे। देखो इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, इस कंसेप्ट का मतलब है कि उधार तो बेटे देखो मैं चुकाने ही पड़ते हैं, भले से मैं एसेट बेचूं या ना बेचूं, मुझे उधार तो चुकाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज है या नहीं लिखी हुई, देखो सॉरी, लायबिलिटी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है, मुझे लायबिलिटीज को पे करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में जैसे 50,000 के क्रेडिटर लिखे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं क्रेडिटर्स को पे जरूर करूंगा, चाहे 50,000 से ही करूँ, पे करना पड़ेगा। एसेट के केस में ऐसा नहीं है, एसेट के केस में ये होता है कि एसेट तो मेरे निजी है ना, मैं उनको बेचूं या मैं रखूं, ऐसा हो सकता है, मैं उनको बेचूं या मैं रखूं वो मेरा डिसीजन है, ठीक है। एसेट्स के केस में ये नहीं होता। स्टेप नंबर 4 क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 4 हो जाएगा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड सारे एसेट्स, एसेट्स रियलाइज, रियलाइज या बेचेंगे, बेचेंगे, ठीक है। ये आ गया, ये आपके सारे स्टेप्स हो गए। अब देखो यहाँ पे सारा कंसेप्ट वही लगना है जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लगाया था। क्या लगाया था, देखो अब मैं बताता हूँ। क्रेडिट साइड अगर तुम्हारी बड़ी आ रही है, मैंने यहाँ पे स्टेप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, मतलब ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, डेबिट साइड, तो यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। क्या आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसी के भी कैपिटल अकाउंट में, किसके कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, जो दे रखा है इसमें एक ही रेशो होता है ओल्ड रेशो, उसमें बांटेंगे, ठीक है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। अब दूसरी चीज क्या है कि मेरे खर्चे ज्यादा हुए, अगर ये वाली साइड बड़ी है और मेरी आमदनी कम है, तो क्या आएगा, यहाँ पे लॉस आ जाएगा बस, बाई लॉस ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्या करना है, आज घर पे बैठ के इस रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को जैसे मैंने बनाया ऐसे ही बनाएंगे। और सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये स्टेप लिखने हैं, स्टेप लिखूंगा या जब आप स्टेप लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएंगे, ठीक है। इनको अच्छे से रटना है, जब तक रटोगे नहीं फॉर्मेट अच्छे से, एग्जाम में सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात को आपको समझना है। मैं भी बेटे कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था पढ़ाई में, प्रैक्टिस करने से ही नंबर आते हैं।
मैंने भी प्रैक्टिस की है, तभी मुझे फॉर्मेट अच्छे से याद हुए हैं, तभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर नहीं भी करना चाहते तो बेटे पास होने के लिए तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। एक महीना बचा है, ये वाला महीना तो प्रैक्टिकल्स में निकल गया। अब एक महीना बचा है, अब पढ़ाई करो बेटे। पार्टनरशिप आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो गई, कल से मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्ट कराऊंगा। कल से तो नहीं, आपकी ये स्टार्ट हो जाएगी वेडनेसडे या थर्सडे से। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्टनरशिप की सारी वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लास्ट चैप्टर चल रहा है ये, इसको अच्छे से पढ़ना है। कल को इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे और इस रियलाइजेशन की जनरल एंट्री समझ लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।